नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूँ राजश्री आपके साथ। देश की बात में आज हम शुरुआत करेंगे बुद्ध और अशोक के राज्य बिहार से, जहां सियासी ड्रामा तेजी पर है। बिहार में नीतीश कुमार ने आज विधानसभा में आसानी से बहुमत हासिल कर लिया और जैसा कि अपेक्षित था कि आरजेडी इसका विरोध करेगी, आरजेडी ने विरोध भी किया। सुशासन कुमार के नाम से जाने जाने वाले नीतीश बाबू के सामने अब राज्य को एक बार फिर से विकास की राह पर ले जाने की चुनौती होगी। बिहार में 19 साल बाद ऐसा हो रहा है कि बिहार और दिल्ली में एक ही पार्टी या गठबंधन की सरकार है। ऐसे में यूपी के साथ बिहार में भी मोदी सरकार अपने विकास के वायदे से बच नहीं सकती। तमाम लोगों को याद है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब चुनावी रैलियां थी तब किस तरह से वायदे किए थे कि यदि सरकार बनती है बीजेपी की तो बिहार का कितना विकास हो सकता है, और उतना ही ज्यादा विश्वास दिलाया था नीतीश कुमार ने कि यदि उनकी सरकार बनती है तो बिहार को वो कैसे विकास पथ पर ले जाएंगे। अब दोनों की ही सरकार है, ऐसे में बिहार का कितना विकास होगा ये हर कोई जानना चाहता है और जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार इसी बात को लेकर अब आगे भी बढ़ना चाहते हैं। इसी बीच बहुत सालों बाद राज्य में आरजेडी और कांग्रेस के रूप में एक मजबूत विपक्ष भी दिखाई देगा। हम आपको बताएंगे कि नीतीश के सामने क्या चुनौतियां रहेंगी और विपक्ष और खासकर आरजेडी के सामने विकल्प क्या है। कांग्रेस जो दो हाथियों की लड़ाई के बीच पिस कर रह गई है, वो अब अपना भविष्य कैसे संवारेगी, कैसे तलाशेगी, इसको भी हम आज विवेचना इसकी करेंगे, इसको तलाशने की कोशिश करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। साथ ही ये बताएंगे आपको कि कैसे बिहार में हुए सियासी बदलाव का असर देश की राजनीति पर भी देखने को मिलेगा। गुजरात की भी बात करेंगे, वहां पर भी सियासत बहुत बदल रही है, सियासत कांग्रेस की बदल रही है और कांग्रेस के तमाम विधायक अपनी सियासत छोड़ बीजेपी के विचारों के साथ मिल रहे हैं। ये मौका की सियासत है या फिर आने वाले भविष्य के कुछ संदेश हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रहे घमासान की गूंज राज्यसभा में भी सुनाई दी है, जिसके चलते सदन को कई बार आज स्थगित करना पड़ा है और कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगाती रही कि उसके लोगों को खरीदा जा रहा है। क्या कांग्रेस बौखला गई है? क्या कांग्रेस को अब अपने हार का अंदेशा हो रहा है? इसका हम विश्लेषण आज करेंगे। इस बीच राज्य में आज दो और कांग्रेस विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए बलवंत सिंह राजपूत ने तीसरे उम्मीदवार के तौर पर गुजरात से राज्यसभा के लिए पर्चा दाखिल कर दिया। और जब ये पर्चा दाखिल हो रहा था तब वहां पर गुजरात के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों ही मौजूद थे। काफी खूबसूरत नज़ारा और काफी रिलैक्स्ड दिखे अमित शाह जब राज्यसभा आ रहे हैं तो उन्हें और क्या कुछ जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्या आने वाले दिनों में हम मंत्रिमंडल में भी उन्हें देखेंगे, इसे भी जांचने की कोशिश करेंगे। वैसे फिलहाल राजनीतिक अखाड़ा बने गुजरात का बाढ़ और बारिश से भी हाल बेहाल है, इसका भी हम पूरा का पूरा जायजा आपके सामने रखेंगे। अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे पर पानी भर गया और कई विमानों को रद्द करना पड़ा है। इसके अलावा बढ़ेंगे महाराष्ट्र में, जहां राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर विधायकों में नोक झोंक हो रही है। बताएंगे हम आपको विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को पाकिस्तान की एक महिला ने क्यों कहा है, काश आप हमारी प्रधानमंत्री होती तो ये देश बदल गया होता। अब प्रधानमंत्री सुषमा स्वराज भले बने न बने पाकिस्तान की, बन भी नहीं सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बदल सकता है। जी हाँ, बात जब पाकिस्तान की हो रही है तो हम आपको बता दें कि पनामा पेपर्स मामले में कोर्ट द्वारा दोषी पाए जाने पर नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ये माना जा रहा है कि नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलए की उच्च स्तरीय बैठक में नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया गया है। उधर सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर संविधान के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। हम आपको ये भी बताएंगे कि एनएसए अजित डोभाल की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बीजिंग में हुई मुलाकात में क्या कुछ हुआ है, कितनी उम्मीद अब बांधी जाए डोकलाम की समस्या को सुलझने की। साथ ही दिखाएंगे आपको कि अमेरिका के कमांडर ने आखिर क्यों कहा है कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें आदेश दिया तो वो चीन पर अगले ही सप्ताह
परमाणु हमला कर सकते हैं। इससे क्या समझना चाहिए, किस तरह के इशारे लेने चाहिए, ये सब कुछ तो होगा ही, साथ ही बात इतिहास की होगी और बात बॉलीवुड के एक भूले बिसरे लेकिन खूबसूरत आवाज और चेहरे की करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के देश की बात के सफर को। बिहार की सियासत हमेशा खास होती है और एक बार फिर से यही खास सियासत देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से बिहार में जारी सियासी उठापटक के थमने के आसार अब वैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ की राजनीति की हवा बदली बदली सी रहेगी। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुमत हासिल कर लिया है। जेडीयू और बीजेपी गठबंधन का दावा था कि उनके पास 132 विधायकों का समर्थन है और विश्वास मत में ये दिखाई भी दे दिया। नीतीश कुमार के पक्ष में 131 विधायकों ने वोट किया। बीजेपी विधायक आनंद भूषण पांडे तबीयत खराब होने की वजह से वोट डालने नहीं आए, यानी कि जेडीयू और बीजेपी का आंकड़ा एकदम सटीक था। आनंद भूषण इस वक्त इलाज के लिए दिल्ली में हैं। आरजेडी और कांग्रेस के सदस्य गुप्त मतदान की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी इस मांग को स्पीकर ने खारिज कर दिया। विपक्ष को 108 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए कुल 122 वोटों की जरूरत थी, जिसे बेहद आसानी से नीतीश कुमार ने पा लिया। तो कुछ इस तरह से कहा जा सकता है कि बस 48 घंटों के अंदर ही बिहार की सियासत में दल भी बदल गए और पूरा का पूरा विचार भी बदल गया। बस कुर्सी उसके पास रही जिसके पास होनी थी। जी हाँ, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहे। इस बीच सभा में विपक्ष बेहद हंगामे के मूड में दिखता रहा, लेकिन बातों में दम और वजन दोनों ही कम थे। विधानसभा में विश्वास मत के दौरान नीतीश कुमार के पक्ष में 131 वोट पड़े, जबकि 108 विधायकों ने विश्वास मत के खिलाफ वोट दिया। इस तरह नीतीश कुमार को बहुमत साबित करने के लिए जरूरी 122 वोटों से कुल 9 वोट ज्यादा मिले। विश्वास मत से पहले नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर तंज कसा। कहा, एक व्यक्ति के स्वार्थ के चलते बिहार की जनता को धोखा देने का काम किया गया। नीतीश बीजेपी से मिलकर सब कुछ पहले से तय कर चुके थे। जवाब में नीतीश ने कहा कि आरजेडी एक परिवार की पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ अपना भला चाहती है। कि ये जो छल कपट और नकारात्मक राजनीति जो हुई है, जोड़ तोड़ की बात जो चली है, मेरा ये स्पष्ट मानना, मेरा ही नहीं बल्कि पूरे देश का मानना है कि ये पहले से ही प्री प्लान था। जो समय जो व्यर्थ किया गया, किस प्रकार से बार बार सरकार बनती है, बिगड़ती है, अधिकारी को समय नहीं मिल पाता, कंफ्यूज रहते हैं। तो ये जो 4 साल जो बिहार का विकास का जो नुकसान हुआ है, ये क्यों हुआ, किसके लिए हुआ, या केवल एक व्यक्ति विशेष का इंडिविजुअल मामला होकर के या इंडिविजुअल के कारण ये 4 जो सरकारें बनी, ये बना, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। जो जनता का वोट मिला है वो काम करने के लिए मिला है, वो भोग करने के लिए नहीं मिला है। और जब सारा दृश्य एक एक करके सामने आया तो हमने तो इतना ही कहा कि एक्सप्लेन कर दीजिए। मुझसे कहा गया कि आप बताइए क्या एक्सप्लेन करें, कि जो चार्ज लगा है उसको एक्सप्लेन करिए, जो आप पर आरोप लगा है उसका उत्तर दे दीजिए बिंदुवार। उत्तर देने की स्थिति में नहीं थे। कानून का सहारा बता रहे हैं। अरे जनता सबसे बड़ी कोर्ट होती है, जनता सबसे बड़ी अदालत होती है, और जनता के प्रति प्रतिबद्धता हमारा है जनता की सेवा करने का, एक परिवार की सेवा करने का नहीं है। आरजेडी ने नीतीश कुमार पर सांप्रदायिकता का साथ देने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश संघ और बीजेपी की गोद में बैठ गए हैं। नीतीश ने तेजस्वी यादव को जवाब दिया, कहा कि वो भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के मुद्दे पर कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। बिहार की महान जनता ने 2015 में जो मैंडेट देने का काम किया, वो महागठबंधन को देने का काम किया। आज उस मैंडेट का बीजेपी के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपमानित करने का काम किया है। नीतीश जी बीजेपी के गोद में, आरएसएस के गोद में जाकर के बैठे हैं। इसके लिए तमाम बिहार की जनता इससे आहत है, एक छला हुआ महसूस कर रही है। धोखा उनको दिया गया। जब हम लोग एनडीए में थे, एक साथ थे,
आज सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। भागलपुर में दंगा हुआ था, फाइनल रिपोर्ट सबमिट हो गई थी, हम लोगों की सरकार बनी, दोबारा हमने जांच कराया और कितने केसेस को ओपन किया, कंपनसेशन की राशि बढ़वाई, कितने लोगों के जमीन पर कब्जा हुआ था, उन सब चीजों को रास्ता निकालने का प्रयास किया। बिहार में सत्ता की उठापटक के बीच जेडीयू बीजेपी सरकार के खिलाफ आरजेडी की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में सरकार बनाने को लेकर राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाया गया है। इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। तो बिहार की सियासत में ये कोई पहली तस्वीर नहीं है जब शब्द बाण एक दूसरे पर चल रहे हैं। इसके पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी पर भी खूब शब्द बाण चलाए थे और तब राजद यानी कि लालू प्रसाद यादव उनके करीबी हो गए थे, गलबहियां उनके साथ हुई और अब लालू प्रसाद यादव को छोड़ नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब राजद ही उनके निशाने पर है। लेकिन कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो तेजस्वी यादव की बातों में दम कम ज्यादा दिखा, क्योंकि उनकी बातों में तथ्य नहीं था, शायद इस वजह से भी। और नीतीश कुमार आज पूरे दिन के यदि उनके भाषण को भी देखा जाए तो उन्होंने तेजस्वी यादव और पूरे विपक्ष पर अपना भारी अंदाज दिखाया है। उधर इस्तीफा, फिर सीएम पद की शपथ और शुक्रवार को नीतीश कुमार ने विधानसभा में विश्वास मत भी हासिल कर लिया। इसी के साथ तय हो गया कि अब वे जेडीयू बीजेपी के साथ बिहार की सरकार चलाएंगे। ऐसे में नीतीश के पास केंद्र की मदद से राज्य को सुधारने का बेहतर मौका मिल गया है। 19 साल बाद ऐसा हो रहा है कि बिहार और दिल्ली में एक ही पार्टी या गठबंधन की सरकार है। ऐसे में यूपी के साथ बिहार में भी मोदी सरकार अपने विकास के वायदे से बच नहीं सकती है और साथ ही जनता के मन में भी ये उम्मीद अब पैदा हो गई है कि बिहार की भी तस्वीर बदल जाएगी, बिहार में बहार आ जाएगी। कभी सुशासन बाबू के नाम से मशहूर रहे नीतीश कुमार इस आर्थिक तौर पर पिछड़े राज्य बिहार को बहुत आगे ले जा सकते हैं। 2014 में केंद्र में सरकार बनाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने 2015 में बिहार में हुए चुनाव जीतने की भरसक कोशिश की, पर नीतीश लालू के साथ आने से ऐसा नहीं हो पाया। अब 2017 में ही सही, लेकिन मोदी का बिहार में सरकार बनाने का लक्ष्य पूरा हो गया है। ऐसे में मोदी ने जो बिहार की जनता से विकास का वायदा किया था, अब उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। मोदी ने बिहार चुनाव प्रचार के दौरान 1,25,000 करोड़ का पैकेज राज्य को देने का वायदा किया था, लेकिन चुनाव में मिली हार के बाद ये पैकेज ठंडे बस्ते में चला गया था। नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ बिहार में पहला कार्यकाल शानदार रहा था। सड़क और बिजली पर उन्होंने अच्छा काम किया। ऐसे में अगर अब मोदी सरकार बिहार का साथ देती है तो राज्य की तस्वीर बदल सकती है। देखा जाए तो बीजेपी अब देश के पूर्वी राज्यों की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा पर पार्टी की नजर है। फिलहाल इस कड़ी में बिहार के सत्ता पर काबिज होने का लक्ष्य तो पार्टी का पूरा हो गया है। मोदी अपने बयानों में कई बार कह चुके हैं कि देश के पश्चिमी राज्यों की तरह वे पूर्वी राज्यों को भी विकास की गाड़ी पर बैठाना चाहते हैं। ऐसे में अगर इस ओर गंभीरता से कुछ काम होता है तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में इसका सबसे बड़ा और पहला फायदा बिहार को ही होगा। नीतीश भले ही राजनीतिक तौर पर कई बार चौंकाने वाले झटके दे चुके हैं, पर शासन चलाने में उनकी शैली भी मोदी की तरह ही है। उनका भी ज्यादा जोर विकास पर ही रहा है। पहला कार्यकाल इसका उदाहरण रहा है। राजनीतिक उठापटक के कारण नीतीश खुद की खोई जमीन तलाशने की कोशिश करेंगे। ऐसे में विकास के अलावा उनके पास कोई दूसरा बड़ा विकल्प नहीं होगा। दूसरी तरफ लालू के बेटे तेजस्वी को सत्ता चलाने का तरीका आया हो या नहीं, पर उनके पास मजबूत विपक्ष का रोल प्ले करने का मौका है। और हाल में जिस तरह से महागठबंधन टूटा, आरजेडी और कांग्रेस नीतीश सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में जेडीयू बीजेपी सरकार को विपक्ष के दबाव में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर बिहार में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी पूरे देश में एक छत्र राज्य स्थापित करने के अंतिम चरण में है। बीजेपी 2014 के बाद होने वाले पंचायत से लेकर विधानसभा समेत सभी चुनाव में जीत हासिल करने की रणनीति पर
काम कर रही है। बीजेपी की इस रणनीति से 2019 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीत तय मानी जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत संभव ये है कि 2019 में ही कई अन्य राज्य और विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव एक साथ करा दिए जाएं। ये वही सूबा है जिसने लाल कृष्ण आडवाणी के हिंदुत्व के रथ को रोक दिया था। ये वही सूबा है जिसने नरेंद्र मोदी के विधानसभाओं में जारी जय अभियान को मतपत्रों के दम पर थाम दिया था। लेकिन सियासत के खेल में मोदी शाह की जोड़ी का कोई सानी नहीं है। नीतीश के इस्तीफे के तुरंत बाद पीएम का ट्वीट बताता है कि बीजेपी को बिहार को जीत ना पाने की कसक कितनी गहरी है, लेकिन मोहब्बत और सियासत में सब कुछ जायज होता है। उसूल, ईमान, आदर्श, सिद्धांत तो मुखौटे पर होते हैं। बीजेपी की नई राजनीति ने पिछले 3 साल में दमदार मुद्दों की मौजूदगी के बावजूद पूरे विपक्ष को किसी न किसी तरह जमीन सुंघा दी। बीजेपी की जीत का ऐसा खौफ भर दिया गया कि जरा भी लालच नजर आने पर सांसद विधायक अपनी अपनी पार्टियां छोड़ बीजेपी में शामिल होने को लालायित नजर आने लगे। 2019 में भी जब बीजेपी की जीत के आसार दिखाई पड़े तो दुनियादार सियासतदान भला क्यों पीछे हटेंगे। नीतीश भी समझदार हैं। यह अलग बात है कि उनके इस कदम से लालू की सियासत ढलान पर पहुंच गई और बिहार के एक ओर से दूसरे छोर तक भगवा लहराने का मंसूबा बीजेपी पूरा करने जा रही है। आरएसएस को प्रदेश में अपने विस्तार करने का जबरदस्त मौका मिला है। आलम यह है कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का देश की लगभग 70% से अधिक आबादी पर शासन हो गया है और भगवा पार्टी की छाप तकरीबन देश की सभी हिस्सों तक पहुंच गई है। बीजेपी और उसके सहयोगियों की इन 12 राज्यों में से 7 में सरकार है, जहां से 20 या इससे अधिक लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। ऐसे 5 गैर बीजेपी राज्यों में क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व है। इनमें तमिलनाडु में एआईएडीएमके के दोनों धड़े बीजेपी के कायल हैं। वहीं ओडिशा में अब बीजेडी के जूनियर पार्टनर बनने की हैसियत रह गई है। हिमाचल में इसी साल चुनाव होने हैं और सीएम वीरभद्र सिंह आरोपों में घिरे हुए हैं। बीजेपी यहां भी जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस के पास पंजाब के बाद इकलौता बड़ा राज्य कर्नाटक ही बचा हुआ है, जहां अगले साल चुनाव होना है। खनन माफिया रहे बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में बीजेपी कांग्रेस को बेदखल करने की पूरी मेहनत कर रही है। गुजरात के कक्ष से लेकर पूर्वोत्तर के कामरूप तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु तक, दरअसल ये विजय अभियान भी कांग्रेस मुक्त भारत का ही हिस्सा है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी भी बीजेपी के साथ है। वहीं पुत्रमोह से जूझती कांग्रेस किसी भी चुनाव में बीजेपी के लिए चुनौती बनने में नाकाम रही है। नीतीश के पाला बदलने के बाद तो बीजेपी से लड़ने के लिए पूरे विपक्ष का मिलकर भी बीजेपी से लड़ना मुश्किल नजर आ रहा है। हालात तो ये बताए जा रहे हैं कि लालू का हर्ष देखने के बाद कांग्रेस से नजदीकी दिखाने में भी नेता और राजनीतिक दल कतरा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी क्या बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता का चेहरा बन पाएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर बिहार के बाद अब बीजेपी की निगाह गुजरात पर केंद्रित है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले बलवंत सिंह राजपूत ने राज्यसभा के लिए गुजरात से नामांकन दाखिल किया। गुजरात की लड़ाई नाक की लड़ाई है बीजेपी के लिए। गुजरात विधानसभा में बीजेपी की भारी बहुमत को देखते हुए अमित शाह और स्मृति ईरानी के तो आसानी से जीत दर्ज कर लेने की उम्मीद है, जबकि तीसरे सीट पर बलवंत सिंह खड़े हुए हैं, जिससे कांग्रेस के अहमद पटेल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बीच गुजरात में कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। सबसे पहला झटका दिया शंकर सिंह वाघेला ने और उनके करीबी माने जाने वाले पार्टी के 3 विधायकों ने, जहां गुरुवार को कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, वहीं शुक्रवार को भी कांग्रेस के 2 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी और कहा यह जा रहा है कि लगभग 1 दर्जन ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं और वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। गुजरात में कांग्रेस को लग रहे एक के बाद एक झटकों के बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा के लिए पर्चा दाखिल किया। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले बलवंत सिंह राजपूत ने तीसरे उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी की ओर से नामांकन दाखिल किया। पार्टी के संगठनात्मक कौशल को पूरे देश में विस्तार देने का एक अनुभवी जीवन हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
माननीय अमित शाह जी का रहा है, आज राज्यसभा के लिए गुजरात प्रदेश की ओर से उनका नामांकन किया गया। स्मृतिबेन ईरानी का भी आज नामांकन किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरे उम्मीदवार के रूप में श्री बलवंत सिंह जी राजपूत को नामांकित किया और उन्होंने भी आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। कांग्रेस के लिए गुजरात में मुश्किल ये है कि उसके विधायक एक एक कर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। सबसे पहले शंकर सिंह वाघेला ने किनारा किया और अब उनके समर्थक माने जाने वाले 6 विधायकों ने भी कांग्रेस पर अनदेखी का आरोप लगाकर किनारा कर लिया है। मेरी नाराजगी पिछले 2 साल से कांग्रेस के बारे में है। 1.5 साल तो मैं सहन करता रहा और 6 महीने से मैं मेरी बात प्रदेश और नेशनल स्तर के नेतृत्व के सामने रखता रहा, लेकिन आज तक न तो उसके बारे में कोई चर्चा की गई, उसके बारे में कोई पगला लिया गया, कार्यवाही की गई। ऐसी स्थिति में मैंने पिछले 6 मास से तो कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों में जाना ही बंद कर दिया है। वाघेला समेत 7 विधायकों के कांग्रेस को झटका देने के बाद अब पार्टी कैंडिडेट अहमद पटेल का राज्यसभा में जाना और मुश्किल हो गया है। 182 सदस्यों वाली गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के सदस्य की संख्या अब 50 रह गई है। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए अहमद पटेल को 47 विधायकों के वोट की जरूरत होगी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस विधायक इस्तीफा दे रहे हैं उसे देखते हुए कांग्रेस के माथे पर बल आ गया है। इससे पहले राष्ट्रपति पद की विपक्षी उम्मीदवार मीरा कुमार को गुजरात विधानसभा में पार्टी के 57 विधायकों में से सिर्फ 49 विधायकों के ही वोट मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उत्तर गुजरात और पश्चिम बंगाल से राज्यसभा से कुल 9 सदस्यों के कार्यकाल 18 अगस्त को खत्म हो रहा है। इनमें स्मृति ईरानी, CPM महासचिव सीताराम येचुरी और TMC नेता डेरेक ओब्रायन शामिल हैं। राज्यसभा के जिन 9 सदस्यों के कार्यकाल समाप्त हो रहे हैं उनमें से TMC के 4, कांग्रेस के 2, बीजेपी के 2 और 1 CPM से हैं। उधर राज्यसभा में आज राज्यसभा चुनाव के लिए विधायक और सांसदों की खरीद फरोख्त में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने हंगामा मचाया। 2:30 बजे तक सदन स्थगित रहने के बाद भी हंगामे की वजह से कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि गुजरात में पुलिस अधीक्षक ने उनके एक विधायक का अपहरण करके उसे पार्टी छोड़ने की नसीहत दी और बीजेपी अध्यक्ष से मिलवाने और आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट दिलवाने का भरोसा दिया। विपक्ष ने अब राज्यसभा चुनाव के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त और बहलाने फुसलाने का आरोप लगाते हुए सदन में जमकर हंगामा किया। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी कांग्रेस सांसद के सदस्य अपनी जगह से आगे आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उधर बीजेपी भी जवाबी शोरगुल में शामिल रही। आनंद शर्मा कुछ बोलते दिखे, लेकिन शोरगुल के कारण उनकी बात सुनी नहीं जा सकी। विपक्ष का आरोप है कि गुजरात से राज्यसभा सांसदों के चुनाव के लिए बीजेपी सरकार ने प्रशासनिक अधिकारी और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर विधायकों का अपहरण किया है। दरअसल विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि गुजरात की व्यारा विधानसभा की सुरक्षित सीट से विधायक पूना भाई गामित एक अन्य विधायक के घर जा रहे थे। उसी दौरान जिला पुलिस अधीक्षक ने उनका अपहरण कर लिया। ये अमित शाह जी का एक नया मॉडल है कि आपके पास राज्यसभा में पर्याप्त वोट न हो तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। हम बहुत ही परिचित हैं उनको और उनकी ही भाषा में जवाब देकर ये राज्यसभा का चुनाव में जितना पर्याप्त वोट चाहिए उससे कई ज्यादा वोट लेकर हम ये सीट जीतेंगे। आजाद का ये भी आरोप है कि पुलिस अधीक्षक ने विधायक से कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की नसीहत दी। साथ ही विधायक को बीजेपी अध्यक्ष से मिलवाने और टिकट दिलवाने में मदद का भरोसा भी दिया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है। दरअसल कांग्रेस के 3 विधायक एक दिन पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और गुरुवार को 3 और विधायकों ने हाथ का साथ छोड़ दिया। एक विधायक ने तो ऐलानिया तौर पर कहा है कि बीजेपी जब कहेगी इस्तीफा दे दूंगा। गुजरात में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की उठापटक कांग्रेस के कौटिल्य अहमद पटेल के लिए चुनौती बन गई है।
राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने हाल ही में शंकर सिंह वाघेला के साथ पार्टी छोड़ने वाले विधायक और करीबी रिश्तेदार बलवंत सिंह राजपूत को ही अहमद पटेल के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। गुजरात कांग्रेस में वाघेला के करीबी कई और विधायक हैं, जिनसे राज्यसभा चुनाव में पार्टी से बेवफाई की उम्मीद की जा रही है। इसीलिए दोपहर बाद सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई और अगले दिन तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। बात वंदे मातरम की करते हैं। वंदे मातरम पर मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक तकरार शुरू हो गई है। दरअसल बीजेपी के एक विधायक राज पुरोहित ने राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में वंदे मातरम गाने को अनिवार्य करने की मांग की है, तो AIMIM और सपा विधायकों ने इस कदम का विरोध किया है। AIMIM विधायक वारिस पठान ने कहा कि अगर कोई उनकी कनपटी पर रिवॉल्वर भी रख देगा तो भी वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे। जबकि समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख और विधायक अबू आजमी ने कहा कि अगर उन्हें देश से निकाल भी दिया जाए तो भी वो राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक राज पुरोहित की मांग के मद्देनजर ये प्रतिक्रियाएं आई हैं। पुरोहित ने उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि समूचे महाराष्ट्र के सभी स्कूलों और कॉलेजों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य बना देना चाहिए। वंदे मातरम को न मानना मतलब मद्रास हाईकोर्ट का अपमान है। वंदे मातरम को नहीं मानना मतलब संविधान का अपमान है। वंदे मातरम को नहीं मानना मतलब कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है और इस देश में रहना है तो वंदे मातरम का अपमान मत करो, संविधान का अपमान मत करो। देखिए भाई, जिसको गाना है गाए, लेकिन मेरा सिर्फ ये है उसका ऑब्जेक्शन कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। आप मुझे फोर्स करके बोलोगे कि आप ये नहीं बोलोगे तो आप एंटी नेशनल हो गए, आप नॉट पेट्रियोटिक हो गए, ये गलत है साहब। संविधान को मानने वाले हम लोग हैं। संविधान में राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन दिया गया है और कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आपको यही बोलना पड़ेगा। उधर राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने गृह मंत्रालय से सिफारिश की है कि लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद कर दिया जाना चाहिए। NIA ने गृह मंत्रालय को भेजी अपनी सिफारिश में कहा है कि सीमा पर व्यापार के बहाने पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए इसी रास्ते से पैसा भेज रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते बहाल करने के लिए साल 2008 में उरी और पुंछ समेत कुछ जगहों से पाकिस्तान के साथ व्यावसायिक रिश्तों की शुरुआत की गई थी। सीमा पार से हो रही टेरर फंडिंग को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने गृह मंत्रालय से बड़ा कदम उठाने की अपील की है। अपनी 80 पन्नों की सिफारिश में NIA ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान लगातार सीमा पार व्यापार के जरिए टेरर फंडिंग कर रहा है, जिसको रोकने के लिए NIA ने आपसी व्यापार बंद करने की सिफारिश की है। साल 2008 में पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर ट्रेड शुरू हुआ था। अपनी सिफारिश में NIA ने कहा कि गृह मंत्रालय की ओर से क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए अब बनाई गई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP का पालन नहीं किया गया है। NIA ने गृह मंत्रालय को लिखा कि पिछले दिनों सीमा पार से व्यापार के जरिए ही ज्यादातर टेरर फंडिंग हुई, लिहाजा इसको और आगे बढ़ाना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करना भारत के हित में नहीं है। इससे पहले केंद्र सरकार को सौंपी रिपोर्ट में NIA ने बताया था कि 2010-11 से लेकर 2015-16 के बीच सीमा पार व्यापार से लगभग 500 करोड़ रुपए का धन इकट्ठा हुआ था। NIA की जांच में पता चला कि 2008 से 2016 के बीच उड़ी के रास्ते पाकिस्तान की ओर से कुल 2000 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया गया। वही भारत ने इस दौरान 1900 करोड़ का सामान पाकिस्तान को भेजा। खबरों के मुताबिक बाकी बचे 100 करोड़ घाटी में पत्थरबाजों और हथियारबंद आतंकियों की फंडिंग के लिए इस्तेमाल किए गए थे। इसी तरह 2008 से 2016 के बीच पुंछ के रास्ते भारत ने पाकिस्तान को कुल 650 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया। बदले में पाकिस्तान ने 2100 करोड़ रुपए का सामान भारत भेजा। यानी कश्मीर की कुछ ट्रेडिंग कंपनियों की मदद से ISI करीब 1450 करोड़ रुपए दहशतगर्दों तक पहुंचाने में कामयाब रही। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर पाकिस्तान की सरकार भले ही भारत को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं चूके, लेकिन पाकिस्तान की आवाम में अभी भी भारतीयों के लिए प्यार और सम्मान बाकी है। पाकिस्तान की एक महिला ने तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को सुपर वुमेन और भगवान का दर्जा तक दे दिया है। उसने कहा है कि काश आप हमारी प्रधानमंत्री होती तो हमारा देश अब बदल गया होता। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मदद मांगने वालों को सोशल मीडिया पर तुरंत जवाब देती है। उनके इस बर्ताव की पाकिस्तान की एक महिला ने तारीफ की है। हिजाब आसिफ नाम की पाकिस्तानी महिला ने सुषमा के एक ट्वीट के जवाब में लिखा है,
आपको यहाँ से ढेर सारा प्यार और सम्मान। काश आप हमारी प्रधानमंत्री होती तो ये देश बदल गया होता। दरअसल हिजाब आसिफ ने भारत में इलाज कराने के लिए एक पाकिस्तानी सिटीजन के एप्लीकेशन पर सुषमा को ट्वीट कर मदद मांगी थी। पाकिस्तानी शख्स भारत आना चाहता है लेकिन उसे मेडिकल वीजा नहीं मिल पा रहा है। सुषमा ने हिजाब को निराश नहीं किया और उन्होंने इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन को पाकिस्तानी सिटीजन को भारत का वीजा देने का निर्देश दिया है। सुषमा के इस बर्ताव की तारीफ में हिजाब ने एक अन्य ट्वीट भी किया। लिखा, आपको मैं क्या कहूँ, सुपर वुमन या भगवान। आपकी उदारता का बखान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। लव यू मैम, मेरी आंखों में आंसू हैं। आपकी तारीफ से खुद को रोक नहीं सकती। इस मामले के बहाने सुषमा ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री सरताज अजीज पर निशाना साधा। सुषमा ने हिजाब आसिफ को टैग करते हुए ट्वीट किया और लिखा, क्या आप जैसे सीरियस केस में भी सरताज अजीज साहिब ने चिट्ठी देने से मना कर दिया? जवाब में हिजाब आसिफ ने लिखा, मैम हमारी सरकार में आप जैसा कोई नहीं है। हमारे पास सरताज अजीज हैं पर कोई नहीं जानता वे हैं भी या नहीं। हिजाब ने कहा, हमारी सरकार करप्ट है, हम भारत से नफरत नहीं करते। मैं भारत और भारतीयों से प्यार करती हूँ, वास्तव में यहाँ सभी करते हैं। दरअसल कुछ समय पहले सुषमा ने कहा था कि पाकिस्तानी सिटीजन्स को इलाज के लिए भारत आने की इजाजत मिलती रहेगी, लेकिन अपने वीजा एप्लीकेशन के साथ उन्हें पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जारी सिफारिश चिट्ठी भी देनी होगी। हर साल सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तानी नागरिक भारत में इलाज कराने आते हैं। कई हॉस्पिटल्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वे हर महीने कम से कम 500 पाकिस्तानी मरीज देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट द्वारा भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने से दोनों देशों के बीच पैदा हुए तनाव के चलते मेडिकल वीजा को मंजूरी दिए जाने की प्रक्रिया धीमी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर उत्तर प्रदेश में पिछली सपा सरकार के कार्यकाल के दौरान सड़क निर्माण के नाम पर एस्टीमेट बनाने से लेकर टेंडर निकलवाने में बड़े पैमाने पर धांधली की खबर है। ऐसा हम नहीं बल्कि CAG की रिपोर्ट तस्दीक कर रही है। पिछले 5 वित्तीय वर्षों के दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने अपने चहेते ठेकेदारों को सड़क बनाने के नाम पर खूब रेवड़ियां बांटी हैं, जबकि बिना सरकार को जानकारी दिए तकरीबन 12,500 करोड़ रुपए का टेंडर बांट दिया गया। उत्तर प्रदेश का निजाम बदलने के साथ ही पिछली सरकार में हुए कार्यों की जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। जिस रफ्तार से जांच हो रही है, उसी अनुपात में हर मामले में सरकार के साथ अधिकारियों के तालमेल की नई कहानी भी सामने आ रही है। अभी रिवर फ्रंट घोटाले का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब CAG की ऑडिटिंग में लोक निर्माण विभाग में सड़क बनाने के नाम पर घोटाले की बात सामने आ रही है। नियम और कानून को ताक पर रखकर अधिकारियों ने जनता की गाढ़ी कमाई की जमकर बंदरबात की। एस्टीमेट तैयार करने से लेकर टेंडर निकालने तक हर स्तर पर जमकर लूट खसोट हुई। सरकार की बिना जानकारी के अधिकारियों ने 12,245 करोड़ से अधिक का टेंडर दे दिया। सड़क विकास नीति बनाने, बिड मूल्यांकन और ठेकेदारों के चयन, काम का एग्रीमेंट, भुगतान और गुणवत्ता के मामलों में भी मानकों की अनदेखी की गई। हजारों करोड़ रुपए के टेंडर बगैर कार्य शुरू हुए उनको धन अवमुक्त किया गया है, जिसकी जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई है। इनकी कोई भी कार्रवाई नहीं है, सब में खुद उस करप्शन में लिप्त हैं और ये हमें लगता है कि कैग को सही तरीके से ये मान भी नहीं रहे हैं, बल्कि कैग के लोगों को, अधिकारियों को इन्होंने जो है इससे पहले हटा भी दिया था। दरअसल CAG की रिपोर्ट 2011-12 से 2015-16 तक के समय में कराए गए कामों के आधार पर तैयार की गई। इस रिपोर्ट को विधान परिषद और विधानसभा में रखा गया, जबकि रिपोर्ट में सीधे तौर पर कहा गया कि सड़क निर्माण के नाम पर नियमों की खूब अनदेखी की गई है। रिपोर्ट में इस बात को भी दर्शाया गया कि अधिकारियों ने अपने चहेतों को ठेके दिलाने के लिए कई तरह की शर्तें लगा दी, जिससे कि कोई दूसरा ठेकेदार टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा न ले पाए। सरकार लगातार पुराने कामों की भी जांच करा रही है और मुझे लगता है कि अगर जो वर्तमान में हो रहे हैं उनके भी करा लेने चाहिए। अगर कहीं पर रिपोर्ट ऐसी आती जिस पर कार्रवाई करनी चाहिए, मुझे लगता है कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। लोक निर्माण विभाग के कामों को लेकर महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में एस्टीमेट से लेकर टेंडर प्रक्रिया में जमकर खेल होने की बात कही गई है। अभियंताओं ने लगभग 31,000 करोड़ के 96 कामों का टेंडर शासन के बगैर ही कर डाला। ऐसे में सरकार और उनके माथतों के बीच इस अटूट गठबंधन का जनता की गाढ़ी कमाई के बंदरबात का मुजाहिरा विभागवार देखने को मिल सकता है, बशर्ते निष्पक्ष तरीके से जांच पड़ताल की जाए तो। अक्षय गौर, APN।
तो यूपी पुलिस की चाल ढाल भले न बदली हो, लेकिन उसका चोला जरूर कुछ बदला हुआ देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पर अब यूपी में भी पुलिस वालों को हफ्ते में एक दिन खादी पहनाने की तैयारी है। योगी सरकार में अब यूपी पुलिस हफ्ते में एक दिन खादी की वर्दी पहनेगी। पुलिस के इस नए रूप की स्वीकृति के लिए सीएम योगी के पास प्रस्ताव भेजा गया है। सब कुछ तय योजना के मुताबिक रहा तो जल्द ही यूपी पुलिस आपको हफ्ते में एक दिन खादी की वर्दी पहने नजर आएगी। यूपी पुलिस के इस नए रूप की मंजूरी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के पास प्रस्ताव भेजा गया है। माना जा रहा है कि योगी सरकार जल्द ही इस बारे में फैसला ले सकती है। खबरों के मुताबिक इस व्यवस्था को लागू कराने के लिए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और डीजीपी सुलखान सिंह खासे सक्रिय नजर आ रहे हैं। इस मामले में डीजीपी सुलखान सिंह ने जिले के सभी जोन के आईजी और एडीजी को पत्र लिखकर सुझाव मांगा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही महाराष्ट्र में हुए आदेश की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी अब पुलिसकर्मी सप्ताह में एक दिन खादी की वर्दी पहने नजर आएंगे। खबरों के मुताबिक यूपी सरकार की कोशिश अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए भी हफ्ते में एक दिन खादी के कपड़े पहनने की व्यवस्था लागू करने पर है। केंद्र की मोदी सरकार काफी लंबे समय से खादी को बढ़ावा देने की तमाम कोशिश कर रही है। यूपी पुलिस के इस कदम को भी उसी तर्ज पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और अब देश की कुछ और बड़ी खबरों के लिए देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। सरकार की एयर टिकट बुकिंग के लिए आधार नंबर जरूरी करने की कोई प्लानिंग नहीं है। ये जानकारी सरकार ने पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी को दी। केंद्र सरकार के गृह सचिव राजीव गौबा ने बताया कि सरकार ने इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। अभी तक केंद्र ने 19 मंत्रालयों की 92 स्कीम में आधार जरूरी कर दिया है। 150 यात्रियों को मुंबई से जोधपुर ले जा रही जेट एयरवेज की फ्लाइट एक बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई। हादसा जोधपुर एयरपोर्ट के पास हुआ। इस दौरान विमान से एक पक्षी टकरा गया। महिला पायलट ने जब विमान से चिंगारियां निकलती देखी तो उसने तुरंत सूझबूझ का परिचय देते हुए इसे फिर से हवा में उठा लिया। करीब 15 मिनट तक विमान को हवा में उड़ाने के बाद आपात परिस्थितियों में उसकी सुरक्षित लैंडिंग की गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोर्ट की ओर से समायोजन रोके जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे शिक्षा मित्रों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी चिंता को लेकर संवेदनशील है और वह उनके साथ अन्याय नहीं होने देगी। पीएम नरेंद्र मोदी 29 अगस्त को मसूरी जा रहे हैं। यहाँ वो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में आईएएस के 92वें बैच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अकादमी और राज्य सरकार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी में जुट गए हैं। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद भारतीय शेयर बाजार कमजोरी के साथ कारोबार कर बंद हुआ। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 73 अंक बढ़कर 32,309 के स्तर पर और निफ्टी 6 अंक की गिरावट के साथ 10,014 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर मिड कैप 0.50% और स्मॉल कैप 0.64% की बढ़त के साथ कारोबार करते हुए बंद हुआ। दहेज प्रताड़ना के मामलों में अब पति या ससुराल वालों की तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। आईपीसी की धारा 498A के दुरुपयोग को रोकने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम कदम उठाया है। दुरुपयोग रोकने या परेशान करने के मकसद से दर्ज मामलों पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हर जिले में कम से कम एक परिवार कल्याण समिति बनाई जाए। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि समिति की रिपोर्ट आने तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। साथ ही इस काम के लिए सिविल सोसाइटी को शामिल करने के लिए भी कहा गया है। लेकिन अगर ऐसे मामलों में महिला घायल होती है या फिर उसकी मौत हो जाती है तो यह नियम लागू नहीं होंगे। धारा 498A के तहत हो रहे दुरुपयोग के मद्देनजर जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस यूयू ललित ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही अदालत ने कहा है कि धारा 498A के तहत पुलिस या मजिस्ट्रेट तक पहुंचने वाली शिकायतों को इस तरह की समिति के पास रेफर कर दिया जाना चाहिए। 1 महीने में समिति को रिपोर्ट देनी होगी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर संविधान के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक संविधान के इन प्रावधानों के तहत अगर
जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी महिला कश्मीर से बाहर के शख्स से शादी करती है तो वह सूबे में संपत्ति, रोजगार के तमाम हक खो देगी। साथ ही बच्चों को भी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के नागरिकों के अलावा अन्य भारतीय नागरिक राज्य में अचल संपत्ति खरीद नहीं सकते और न ही मताधिकार हासिल कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू कश्मीर में रहने वाले पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थी, वाल्मीकि, गोरखा सहित लाखों लोग 6 दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी न तो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं और न ही इनके बच्चे यहां व्यावसायिक शिक्षा में दाखिला ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को सुनवाई की अगली तारीख यानी 14 अगस्त तक केंद्र सरकार का रुख रखने के लिए कहा है। एक पर्टिकुलर स्टेट का लॉ है सेक्शन 6 और एक नोटिफिकेशन है 1927 की। वो कहती है कि अगर आप लेडीज वहां से निकल जाएंगी और यहां उन्होंने शादी कर ली किसी नॉन स्टेट सब्जेक्ट से, उनकी जो स्टेट सब्जेक्ट है वो रद्द की जाएगी। वो हमने चैलेंज किया आज सुप्रीम कोर्ट में। और उसके अलावा आर्टिकल 35A जो है वो हमने चैलेंज किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, जो एक 1954 में ये बनाया था 35A का, वो हमने चैलेंज किया। ये 3 हमने धाराएं चैलेंज की है क्योंकि ये बिल्कुल आर्टिकल 14 के बिल्कुल खिलाफ है। अदालत की कुछ और खबरों के लिए देखते हैं लीगल टॉप 5 और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अजित डोभाल और शी जिनपिंग की मुलाकात में क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को भारतीय जनता पार्टी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर नोटिस जारी किया। स्वामी ने अधिक पारदर्शिता के लिए इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के मीडिया अधिकारों की ऑनलाइन नीलामी की मांग की याचिका दायर की है। कोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव खर्च मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को राहत दे दी है। उन पर चुनाव आयोग ने 3 साल चुनाव लड़ने की रोक लगाई थी। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट को यह केस 2 हफ्ते में निपटाने का निर्देश दिया है। 10 साल की दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की मंजूरी देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद लिया। मेडिकल रिपोर्ट में गर्भपात से पीड़िता और उसके बच्चे की जान को खतरा बताया गया था। बलात्कार के एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक सरकारी वकील को बरी करने के निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा कि जब कोई संबंध टूटता है तब महिलाएं आपसी सहमति से बनाए गए अपने शारीरिक संबंधों को बलात्कार की घटना करार देती हैं। कोर्ट ने कहा कि बलात्कार और सहमति से बने शारीरिक संबंध के बीच साफ विभाजन रेखा होनी चाहिए। पनामा पेपर्स मामले में दोषी पाए जाने पर नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ और उनके परिवारजनों के खिलाफ 2 हफ्ते में मुकदमा दायर करने को कहा है। नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल की उच्च स्तरीय बैठक में नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया गया है। शहबाज शरीफ फिलहाल पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री हैं। बावजूद इसके दावेदारों की दौड़ तेज हो गई है। ऐसे में नवाज शरीफ के परिवार के हाथ से सत्ता निकलने के भी आसार जताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर पनामा पेपर्स में नाम आने के बाद से ही तलवार लटकी हुई थी। खुलासे के बाद गठित की गई संयुक्त जांच टीम ने इसी 10 जुलाई को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। 7 हफ्ते चली जांच के बाद अदालत ने नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम और दामाद को दोषी करार दिया है। बहुत अच्छा स्टेप है और होना भी चाहिए। भ्रष्टाचार चाहे पाकिस्तान में हो चाहे कहीं भी हो, नहीं होना चाहिए। और जो निर्णय लिया है, कानून जो है सभी के लिए सम्मान है। ऐसा नहीं कि कोई राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं उसके लिए कानून अलग है और आम आदमी के लिए कानून अलग है। रिपोर्ट में कहा गया था कि शरीफ और उनके बच्चों का रहन सहन उनके आय के ज्ञात स्रोत के मुताबिक नहीं है। रिपोर्ट में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का नया मामला दर्ज करने का सुझाव भी दिया गया था। बहरहाल इसका असर नवाज शरीफ के साथ साथ पाकिस्तान की पूरी सियासत पर भी पड़ा है। नवाज शरीफ अब ताज़िंदगी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, न ही किसी भी सार्वजनिक पद पर बैठ पाएंगे। यही हश्र उनकी बेटी मरियम शरीफ का भी होगा। वहीं मंत्री चौधरी निसार खान ने भी फैसले के बाद मंत्री पद और संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उम्मीद की जा रही है कि उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ की प्रधानमंत्री पद पर ताजपोशी होगी। जिस पार्टी का अभी भी वर्चस्व काफी व्यापक है पाकिस्तान में और उनके सामने अभी कोई विपक्षी दल खड़े होने की स्थिति में नहीं दिखता है, तो इसलिए वो अपने ही दल से किसी को बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। और
मुझे लगता है कि प्रयास ये होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उनके काबू में रहे, उनके बस में रहे। जो भी उनकी जगह आएगा, भारत की यही कोशिश रहेगी कि हम अपने ताल्लुकात दुरुस्त करवाएं और कोऑपरेशन की तरफ हम आगे बढ़े। नवाज के छोटे भाई शहबाज फिलहाल पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में उन्हें चुनाव लड़ना होगा और नतीजे आने तक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के 45 दिन का अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने की संभावना है, क्योंकि नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN की उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। नवाज शरीफ रिकॉर्ड 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से उनका कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। कभी राष्ट्रपति कार्यालय तो कभी सेना और अब न्यायपालिका द्वारा उनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया है। पहले कार्यकाल के दौरान शरीफ का तत्कालीन राष्ट्रपति गुलाम इसहाक खान के साथ गहरा मतभेद हो गया था, जिसके बाद इसहाक खान ने अप्रैल 1993 में नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था। नवाज शरीफ दूसरी बार 1997 में प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1999 में तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलटकर उन्हें पद से हटा दिया। नवाज शरीफ को सऊदी अरब भागकर शरण लेनी पड़ी और अब बारी न्यायालय की थी और नवाज शरीफ पर कई तरह के मामले चल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 4 सालों के अंदर ही उन्होंने अरबों की संपत्ति बना ली। उधर डालते हैं एक पनामा कांड मामले में हुई जांच पर एक नजर। पनामा पेपर लीक मामले में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल 2017 को जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम यानी GIT का गठन किया था, जिसने 7 हफ्ते लंबी जांच के बाद 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की। इन 7 हफ्तों के दौरान GIT ने नवाज शरीफ समेत उनके परिवार के 8 सदस्यों से कई बार पूछताछ की। 7 मई 2017 हुदैबिया पेपर मिल्स के मालिक तारिक शाफी और पत्रकार उमर चीमा को पूछताछ के लिए GIT ने बुलाया। 19 मई 2017 कतर के प्रिंस हमाद बिन जासिम अल थानी को GIT ने 25 मई को पेश होने के लिए समन भेजा। हालांकि वे खुद GIT के सामने पेश नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपना लिखित जवाब भेजते हुए कोर्ट से अपील की कि उसे उनका बयान माना जाए। 22 मई 2017 15 दिन की जांच प्रक्रिया पर GIT ने सुप्रीम कोर्ट को पहली रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में GIT ने खुद के ऊपर लगे सभी आरोपों को शामिल किया। 15 जून 2017 प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पहली बार GIT के सामने पेश हुए। GIT ने उनसे 3 घंटे तक पूछताछ की। 17 जून 2017 GIT के सामने पंजाब के मुख्यमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ पेश हुए, साथ ही उनसे 3.5 घंटे लंबी पूछताछ की गई। 5 जुलाई 2017 GIT ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज से 1 घंटे 45 मिनट तक पूछताछ की। 10 जुलाई 2017 GIT ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर एग्जीक्यूशन बेंच को सौंपी। रिपोर्ट में GIT ने कहा कि उसे नवाज शरीफ परिवार के फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार को साबित करने के लिए कई साक्ष्य मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। इधर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के पद पर नवाज शरीफ का न होना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं मानी जा सकती। आने वाले हफ्तों या महीनों में इसका भारत पर भी असर होगा, विशेषकर सुरक्षा के मामलों में। सत्ता में परिवर्तन का मतलब ये है कि इस्लामाबाद में नए खिलाड़ी और नए मुद्दे होंगे। गवर्नेंस और विदेश नीति का काम रावलपिंडी में सेना के हवाले हो जाएगा। सेना को गवर्नेंस में आगे लाना स्पष्ट रूप से घातक होगा। शरीफ अभी भी पाकिस्तान में लोकप्रिय हैं। पाक आर्मी चीफ अशफाक कियानी से लेकर कमर बाजवा तक लोकतांत्रिक सरकार को हटाने के अनिच्छुक दिखे हैं, भले ही वह देश को पर्दे के पीछे से चला रहे हों। पाकिस्तानी सेना पारंपरिक तौर पर ही भारत के लिए पूर्वाग्रहों से भरी हुई है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना और ISI किस तरह भारत को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों की मदद करते हैं, ये भी किसी से छुपा नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी होगा उस पर भारत अपनी नज़र बनाए हुए है और भारत की नज़र चीन पर भी बनी हुई है। चीन की विस्तारवादी नीति का एक अहम हिस्सा है पहले दबाव बनाना और फिर दुश्मन को डरा कर पीछे कर देना। अगर इससे बात नहीं बनती तो चीन पहले जमीन पर कब्जा जमा लेता है और फिर बातचीत के लिए पहल करता है। चीन अपनी यही तरकीब भारत के साथ आजमा रहा है, लेकिन इसमें उसे कोई सफलता अभी तक मिलती नहीं दिख रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल इस वक्त बीजिंग में हैं और इसी दरमियान चीनी मीडिया ने भारत को एक बार फिर से धमकी दी है। चीनी मीडिया ने कहा है कि अगर वो चीन भूटान के विवाद में थर्ड पार्टी बनता है तो कश्मीर में चीन भी
पाकिस्तान की मांग पर अपनी दखल से इनकार नहीं कर सकता। और इस बीच डोभाल और शी जिनपिंग की मुलाकात हो गई है। सिक्किम सेक्टर में डोकलाम सीमा विवाद को लेकर जारी विवाद के बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बीजिंग में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन जिनपिंग से मुलाकात से पहले अजीत डोभाल ने कहा कि ब्रिक्स देशों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए और सभी 5 देशों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नेतृत्व दिखाने की जरूरत है। इससे पहले गुरुवार को अजीत डोभाल ने अपने चीनी समकक्ष यांग जियाची से मुलाकात की थी। उधर डोकलाम विवाद पर चीन के सरकारी मीडिया ने भारत को फिर धमकी दी। अखबार ने लिखा कि डोकलाम मसला चीन भूटान बॉर्डर विवाद है, इसमें किसी तीसरे देश को यानी भारत को दखल देने का क्या हक है। अखबार ने आगे लिखा कि भारत के तर्क के मुताबिक अगर उसे ऐसा करने का हक है तो ये बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि अगर कश्मीर मसले पर पाकिस्तान ने अपील की तो चीन की सेना वहां विवादित क्षेत्र में घुस सकती है, जिसमें भारत के अधिकार वाला कश्मीर भी शामिल है। डोकलाम इलाके में पिछले 42 दिन से भारत चीन के सैनिक आमने सामने हैं। ये इलाका एक ट्राई जंक्शन यानी ऐसी जगह है जहां भारत, चीन और भूटान की सीमाएं आपस में मिलती हैं। भारत पर सैन्य बढ़त के लिए चीन यहां सड़क बनाना चाहता है, जिसका भारत और भूटान कड़ा विरोध कर रहे हैं। भारत ने चीन के इस कदम को अपनी संप्रभुता पर खतरा बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब बात करते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व की। अट्ठाईस जुलाई 1858 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सर विलियम जेम्स हर्शल द्वारा इजाद किए गए पहचान के तौर पर अंगूठे का निशान का पहली बार प्रयोग हुआ था। और 28 जुलाई 1914 में आज ही के दिन प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। ये विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप में लड़ा गया था। और 28 जुलाई 1925 में हेपेटाइटिस का टीका खोजने वाले बारूक ब्लमर का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस डे भी मनाया जाता है। और 28 जुलाई 1976 में चीन में रिक्टर पैमाने पर 8.3 की तीव्रता का भूकंप आने से लाखों लोगों की मौत हो गई थी। भूकंप से राजधानी बीजिंग के उत्तर पूर्व में स्थित शहर तांगशान तहस नहस हो गया था। जान गंवाने वालों की तादाद के हिसाब से 20वीं सदी का सबसे बड़ा भूकंप इसे माना जाता है। देश की बात में आज बस इतना ही। नमस्कार।